ट्वेल्थ क्लास। आज हम अपना चैप्टर आगे कंटिन्यू करेंगे जिसमें है गुजरात के दंगे, गुजरात रॉयट्स। गुजरात के दंगों में क्या है कि गोधरा स्टेशन पर एक इस तरीके की प्रोवोकेशन हुई, उकसाया गया कि लोगों ने एक बोगी में आग लगा दी। इसका कारण क्या था कि जब अयोध्या में राम मंदिर बन रहा था तो कार सेवकों को, वॉलंटियर्स को बुलाया गया था वहाँ पे अपनी सेवाएं देने के लिए। तो ये लोग वापस आ रहे थे और वापस आते टाइम एक बोगी में आग लगी और काफ़ी सारे लोग इसमें मारे गए थे। तो ऐसा माना गया कि ये जो 57 लोग थे जो इसमें मरे थे, ये जो आग लगाई है ये मुसलमानों ने लगाई है, ये ऐसा सोचा गया। तो उसके बाद गोधारा स्टेशन पर, जिसमें ज़्यादातर मुस्लिम लोग सफ़र कर रहे थे, 1 महीने बाद ही उस बोगी को आग लगा दी गई और जिसमें ज़्यादातर 1100 व्यक्ति मारे गए जो कि सभी मुसलमान थे। और इस वायलेंस में जो मारे गए तो ह्यूमन राइट्स वालों ने ये कहा था कि उनको मुआवजा मिलना चाहिए, उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए। लेकिन गुजरात सरकार ने, उस समय मोदी वहाँ के मुख्यमंत्री थे, गुजरात सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया और चुनाव आयोग ने गुजरात विधानसभा के चुनाव भी रोकने का फैसला कर दिया था। और जैसे कि 1984 में पंजाब में दंगों का माहौल हो गया था, सिखों ने जो किया था, वैसा ही कुछ माहौल गुजरात में भी शुरू हो गया। तो ये क्या है, 1990 के दशक की कुछ मुख्य घटनाएं हैं। अब क्या हुआ कि उसके बाद हमने क्या सीखा, एक नई सहमति का उदय। उसके बाद हमने ये जो गोधारा कांड हुआ उसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने भी वहाँ के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था कि मुख्यमंत्री राजधर्म का पालन करें और शासक को अपनी प्रजा के बीच जाति पाति या धर्म को लेकर भेदभाव नहीं करना चाहिए। यानी हिंदुओं को अगर कंपनसेशन मिला गया था तो मुस्लिम्स को भी देना चाहिए था। अब नई सहमति का उदय, नई सहमति को हम एक नई कंसेंसस कैसे गढ़ी गई कि धीरे धीरे हमने देखा कि 1990 के बाद का जो दशक है, इसको हम ये मान सकते हैं कि ये बीजेपी का राइज यहाँ पे हो रहा है और कांग्रेस धीरे धीरे यहाँ पे ख़त्म होती जा रही है। तो इसमें आपको ये एक ग्राफ दिया है, इसको अगर हम डीपली देखते हैं तो इसमें क्या है, 84 तक कांग्रेस 415 सीट्स पे है, 89 में बीजेपी 85 और कांग्रेस 197, 91 में जो इनका अंतर है वो यहाँ पे कम हो गया है, यानी बीजेपी ग्रो कर रही है। 96 में बीजेपी कांग्रेस से आगे निकल गई है, कांग्रेस कम हो गई है। 98 में वही स्थिति रही। इसके बाद 82 में कांग्रेस काफ़ी नीचे आ गई है, ये देखिए। 2004 में लगभग मुकाबला सेम है, लेकिन 2009 आते आते कांग्रेस, जब यहाँ पे यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट चल रही है, ये कांग्रेस ने बढ़त हासिल की है, लेकिन दोबारा स्थापित कांग्रेस नहीं हो पाई है। फिर ये आगे के 2014 का जो हम इलेक्शन देखते हैं तो यहाँ पे अलायंस की एज हमारी ख़त्म हो रही है और पूरी तरह से बीजेपी सत्ता में आ गई है और 2019 में भी ऐसा ही हुआ है। तो अब इस एज को हम क्या देख सकते हैं कि ये जो हमारी नीचे सेम ये ग्राफ भी जैसे दिखाया है, ये देखिए कि बीजेपी ने किस तरह से अपनी स्थिति को मजबूत किया है। ये आपकी बीजेपी है, यहाँ पे ये जो कर्व आपको दिखाई दे रहा है, और ये है कांग्रेस। कांग्रेस पहले अप थी, धीरे धीरे ये 1989 के बाद कांग्रेस की स्थिति डाउन होती चली गई और यहाँ से बीजेपी बढ़ते बढ़ते और ये एट प्रेजेंट यहाँ पे है। यानी टोटली हम कह सकते हैं कि इस
टाइम में जो सिचुएशन रही वो बीजेपी के फेवर में रही। अब इसमें कुछ एक ऐसे काम हुए हैं जो हम देखेंगे कि इस टाइम में इसको जब अगर एनालाइज करते हैं तो 84 के बाद किसी भी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला है, हमेशा से ही मिली जुली सरकारें रही और किसी भी एक पार्टी को 50% से भी ज़्यादा वोट नहीं मिले हैं। और तीसरा अगर हम देखें तो ऐसी पार्टीज़ भी यहाँ पे थी जो किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं थी। अब 2004 के जो लोकसभा चुनाव आए इसमें थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे कांग्रेस में 2004 की अगर हम स्थिति देखते हैं तो कांग्रेस थोड़ी सी अप दिखाई देती है यहाँ पे 2004 और 2009 तक। अब यहाँ पे 2004 में संयुक्त पार्टी गठबंधन की सरकार बनी थी जिसमें कांग्रेस ने लीडरशिप दी थी और लेफ्टिस्ट वाम मोर्चा वाले भी कांग्रेस के साथ ही रहे थे। 90 के बाद से जो नॉर्मली पार्टीज़ सामने आई उसमें 3 तरीके की पार्टीज़ हमारे सामने थी इस पूरे दौर की। एक तो वो पार्टी जो कांग्रेस के साथ गठबंधन में थी, दूसरी वो पार्टी जो भाजपा के साथ गठबंधन में थी और तीसरी वो पार्टीज़ थी जो दोनों में से किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं थी। लेकिन अब आती हैं कि इस पूरे टाइम के दौरान इन हालात को देखते हुए कुछ एक ऐसे मुद्दे बने, ऐसी स्थितियां बनी कि जिस पर सभी राजनीतिक दल सहमत होते चले गए। अब सबसे पहला, नई आर्थिक नीति पर सहमति। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नए इकोनॉमिक ग्रोथ के अगेंस्ट नहीं थी। सभी ये चाहते हैं कि भारत एक आर्थिक शक्ति बने और विश्व में उसका एक रोल रहे। अब हमारा है कि पिछड़ी जातियों में रिजर्वेशन को लेके भी पॉलिटिकल पार्टियां एकमत थी। ये अलग बात है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन में या उसकी परसेंटेज में डिफरेंट टाइप के व्यूज़ थे, लेकिन कोई भी इस चीज़ के अगेंस्ट नहीं था कि रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए। थर्ड जो है कि रीजनल पार्टीज़ भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं, क्योंकि जब जनता पार्टी की सरकार बन रही है या मिली जुली जब भी सरकारें बनी हैं तो इन क्षेत्रीय पार्टियों ने, क्षेत्रीय पार्टी क्या होती है जो सिर्फ एक स्टेट में, एक प्रांत में ही सक्रिय रहती हैं, उन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। फोर्थ ये है कि विचारधारा की सहमति पर राजनीतिक गठजोड़ में, राजनीतिक विचारधाराओं में विचारों के मिलने की बजाय यहाँ पे राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में सत्ता की हिस्सेदारी पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, विचार मिलने पर जोर नहीं दिया गया है। ये है कि सत्ता मिलनी चाहिए। अब बीजेपी के साथ बहुत सारी ऐसी पार्टीज़ भी शामिल थी जो हिंदुत्व से सहमत नहीं है, कांग्रेस के साथ बहुत सारी ऐसी पार्टी शामिल थी जो समाजवाद से सहमत नहीं है, लेकिन फिर भी गठबंधनों की सरकार चलती रही है। तो अब ये आपका जो कार्टून है इसमें देखिए कि पूरे इस टाइम में क्या स्थिति रही कि 1990 में ये था कि वीपी सिंह चलेंगे या नहीं, फिर चंद्रशेखर चलेंगे या नहीं, क्या राव चल पाएंगे, और 2000 तक ये था कि क्या भारत बच पाएगा। मतलब इतनी अस्थिरता की यहाँ पर सिचुएशन हो गई है। ये आपकी चुनाव 17वां जो इलेक्शन हुआ लोकसभा का, उसमें अलग अलग दलों की स्थिति है कि बीजेपी को यहाँ पे 56% वोट मिले हैं, यानी बहुमत मिला है। तो आपने ये इन लेसन को रिवाइज करना है प्रॉपरली। रीड करोगे तभी आपको ये चैप्टर समझ आ पाए।